हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू अकेडमी। आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो हम देखने वाले हैं। आज हम सभी डाउट्स अपने क्लियर करेंगे रिगार्डिंग द सेक्शन 194Q टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इससे रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं कि गुड्स का मीनिंग क्या है इस सेक्शन के लिए, एंड जो हमारा इम्पोर्ट्स पे होगा लगेगा लेवी होगा कि नहीं होगा, और उसके बाद आता है कि जीएसटी वैल्यू इंक्लूड करनी है या फिर नहीं करनी है, और भी जितने भी डाउट्स हैं वो सब हम इसमें क्लियर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आता है हमारा एक बेसिक, हम देख लेते हैं कि 194Q जो है वो किसके ऊपर लेवी होता है। ये इट सेल्फ बी डिडक्टेड बाय अ बायर। कौन डिडक्ट करेगा? ये बायर डिडक्ट करता है जो कि बिजनेस कैरी करते हैं और जिनकी टोटल सेल, ग्रॉस रिसिप्ट या फिर टर्नओवर जो है वो बिजनेस की एक्सीड्स है 10 करोड़। कौन से ईयर्स की देखनी है? हम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द सच गुड्स आर परचेज। जिस ईयर में गुड्स परचेज करे गए हैं उसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की अगर बायर की टर्नओवर जो है या फिर सेल्स और ग्रॉस रिसिप्ट 10 करोड़ से ज्यादा होती है तो उस केस में 194Q एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे कि ये जो प्रोविजन हमारा एप्लीकेबल होने वाला है वो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021 से होने वाला है। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो हमें लिमिट देखनी है वो हमारी कौन सी वाली फाइनेंशियल ईयर की एप्लीकेबल होगी? 2021 की देखनी है कि अगर 2021 में जो बायर की परचेज है वो हमारी कितने से मोर देन है 10 करोड़ से, तो ये वाला सेक्शन हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो ये सेक्शन के लिए कब हमारा अट्रैक्ट होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें देखना है कि जो परचेजर है, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अ रेजिडेंट पर्सन से हमें गुड्स परचेज करने हैं। गुड्स आर परचेज वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू, जो हमारी गुड्स की वैल्यू है, परचेज की वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए, एक्सीडिंग ₹50 लाख इन एनी प्रीवियस ईयर। किसी भी प्रीवियस ईयर में 50 लाख से ज्यादा हो जाती है तो ये सेक्शन हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा। द बायर शुड नॉट बी इन द लिस्ट ऑफ द पर्सन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स। ठीक है, टैक्स कैन नॉट बी डिडक्टेड अंडर दिस प्रोविजन इफ द टैक्स इज डिडक्टेबल और कलेक्टेबल एनी अदर प्रोविजन एक्सेप्ट सेक्शन 206C1H। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो हमारा टीडीएस और टीसीएस का कोई और सेक्शन एप्लीकेबल होता है तो उस केस में 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन 206C1H जो है उसको ओवर रूल कर देता है 194Q। मतलब पहले हम देखेंगे कि 194Q एप्लीकेबल होता है तो पहले 194Q एप्लीकेबल करेंगे, उसके बाद अगर नहीं होता है देन हम 206C1H एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि जब कि हमें ये कब डिडक्ट करना है। व्हेन शुड बी टैक्स डिडक्टेड? कब करना है? एट द टाइम ऑफ द पेमेंट और एट द टाइम ऑफ द क्रेडिट, विच एवर इज द अर्लियर। जो भी हमारा पहले होगा उस टाइम पर टैक्स टीडीएस जो है डिडक्ट करना है। अब किस रेट से करना है? एट द रेट ऑफ द 0.1% ऑफ द परचेज वैल्यू एक्सीडिंग ₹50 लाख। 50 लाख से जो वैल्यू ज्यादा होगी उसके ऊपर हमें 0.1% से डिडक्ट करना है। अगर पैन नंबर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में 5% जो है हमारा रेट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो हमें 5% लग जाएगा। नेक्स्ट आता है कि अगर हम ये नहीं करते हैं डिडक्ट तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। लायबिलिटी इन केस ऑफ द नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 194Q हम अप्लाई नहीं करते हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। सेक्शन 40A(IA) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये कहता है कि अगर जो टीडीएस, it means that if the buyer fails to deduct and deposit the TDS, ठीक है, या तो फिर डिडक्ट नहीं करते हैं और डिपॉजिट नहीं करते हैं टीडीएस, उस केस में डिसअलाउंस शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द 30% ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। जो हमारा परचेज एक्सपेंडिचर का अमाउंट है उसका 30% जो है वो हमारा डिसअलाउंस हो जाएगा। इस सेक्शन में ऐसा बोला हुआ है, ऑन विच टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड। ठीक है, या और उसके उनको फर्दर डिमांड लगेगी अंडर सेक्शन
2011, ठीक है, और उसके बाद में उनके ऊपर पेनल्टी भी लेवी हो जाएगी अंडर सेक्शन 221 के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डेफिनेशन ऑफ गुड्स। गुड्स की डेफिनेशन हमारी इसमें क्या है? गुड्स की डेफिनेशन के लिए जो हमारी गुड्स की डेफिनेशन जो है इनकम टैक्स एक्ट में तो डिफाइन नहीं है, उसके लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में डेफिनेशन दी हुई है और उसके बाद में CGST एक्ट 2017 में दी हुई है। जो हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है उसमें जो गुड्स की डेफिनेशन है उसमें लिखा है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कि जो भी हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो सब हम इसमें इंक्लूड करेंगे अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर इंक्लूड होगा, ग्रोइंग क्रॉप्स इंक्लूड होंगे, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल। मतलब जो हमारी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में है ये वाली डेफिनेशन दी हुई है। CGST एक्ट में जो डेफिनेशन थी गुड्स की वो ये बोलता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, मनी एंड सिक्योरिटीज के अलावा, बट इंक्लूड, क्या इंक्लूड करते हैं? एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सप्लाई। मतलब अब जो हमें बोला गया है कि जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन है वो स्पेसिफिक है, ठीक है, विच डील्स विद द सेल ऑफ गुड्स, जो कि सिर्फ सेल ऑफ गुड्स से ही डील करती है, जबकि जो CGST एक्ट में जो डेफिनेशन दी गई है वो सप्लाई ऑफ गुड्स से डील करती है। इसी वजह से जो हमारा जो गुड्स की डेफिनेशन अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में दी हुई है वो वाली डेफिनेशन हमारी एप्लीकेबल होगी, वो वाली गुड्स का मीनिंग हम एप्लीकेबल करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन 194Q के लिए, ठीक है। यानी कि 194Q के लिए जो गुड्स का मीनिंग है वो हम गुड्स लेंगे जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में दिया हुआ है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख की वो हम कहां से, किस डेट से कंप्यूट करेंगे? इसके लिए जो सेक्शन ये हमारा एप्लीकेबल हुआ है 194Q, ये एप्लीकेबल हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 जुलाई 2021 से। इसी वजह से जब जो हमारी एग्रीगेट वैल्यू जो है परचेज की वैल्यू वो कितनी होनी चाहिए? 50 लाख होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में हमारी 50 लाख से ज्यादा होनी चाहिए और जो प्रीवियस ईयर है वो हमारा स्टार्ट होगा कब से? 1 अप्रैल 2021 से। इसी वजह से जो हमारी लिमिट है वो हम कहां से कंप्यूट करेंगे? 1 अप्रैल 2021 से जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू देगी वो हम टोटल करेंगे। इफ अ बायर हैज ऑलरेडी परचेज गुड्स ऑफ वैल्यू 50 लाख और मोर अप टू 30th जून 2021, अगर 30 जून तक बायर के जो हमारे पास में परचेज की गुड्स की वैल्यू है वो 50 लाख से ज्यादा है तो उस केस में जो TDS का प्रोविजन है एप्लीकेबल होना है 1 जुलाई 2021 से वो एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि TDS अंडर दिस प्रोविजन शैल अप्लाई ऑन ऑल परचेज ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2021। 1 जुलाई से उसके बाद में 1 जुलाई और उसके बाद में जो भी उसकी सभी परचेज होगी उस पर ये TDS का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर उसके 30th जून तक की जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है परचेज की गुड्स है वो 50 लाख या फिर उससे ज्यादा है तो, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि वेदर द TDS टू बी डिडक्टेड ऑन द टोटल इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग GST को इंक्लूड करके टोटल इनवॉइस वैल्यू पर डिडक्ट करना है। यस, since section 194Q is to be made on the amount credited to the supplier account, किस पर लगेगा ये? कि जो अमाउंट हमारा सप्लायर के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है तो वो तो इंक्लूडिंग GST वैल्यू होता है, तो इसी वजह से TDS भी हमारा GST वैल्यू इंक्लूड करके डिडक्ट होगा। TDS ऑन एडवांस पेमेंट टू द सेलर ऑफ द गुड्स, क्या एडवांस पेमेंट भी एप्लीकेबल होगा? यस, क्योंकि उसमें बोला है कि TDS
TDS जो हमें डिडक्ट करना है एट द टाइम ऑफ द क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ द पेमेंट विच एवर इज द अर्लियर, जो भी हमारा पहले हुआ उस पर हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा। इसी वजह से TDS हैज टू बी डिडक्टेड इवन ऑन द एडवांस पेमेंट इफ सच पेमेंट इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ द गुड्स। अगर ये उस गुड्स की पेमेंट के लिए किया गया है तो इसी वजह से ये हमारा एडवांस पेमेंट पर भी डिडक्ट हो जाएगा। अब बोलते हैं कि क्या वेदर द पेमेंट ऑफ एडवांस बिफोर 1 जुलाई 2021 फॉर परचेज ऑफ गुड्स और पेमेंट मेड अगेंस्ट परचेज बिफोर 1 जुलाई 2021 विल बी सब्जेक्ट टू TDS। मतलब कि जो हमारा अगर हमने पेमेंट के जो की है, एडवांस की पेमेंट करी है, वो हमने 1 जुलाई 2021 से पहले कर दी है, तो उस एडवांस पेमेंट पर हमारा TDS एप्लीकेबल होगा नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रोविजन हमारा एप्लीकेबल हुआ है ये विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 जुलाई 2021 से हुआ है, जो कि ये कहता है एट द टाइम ऑफ द क्रेडिट और द पेमेंट विच एवर इज द अर्लियर, कि जो भी ट्रिगर इवेंट हमारा पहले होगा, ठीक है, और ये अकर हुआ है बिफोर द डेट ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन। इस डेट, ये जो हमारा प्रोविजन एप्लीकेबल हुआ है ये 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हुआ है। इसके एप्लीकेबल होने से पहले हमारा ये जो इवेंट हुआ है, इसी वजह से इसके ऊपर हम डिडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, इसके हमारा TDS एप्लीकेबल नहीं होगा। TDS हमारा सिर्फ 1 जुलाई 2021 से उसके बाद में एप्लीकेबल होगा, ठीक है। नाउ वेदर द TDS टू बी डिडक्टेड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स बाय वन ब्रांच फ्रॉम अनदर, एक ब्रांच से जब हम दूसरी ब्रांच में गुड्स को ट्रांसफर करते हैं, परचेज करते हैं गुड्स का, क्या उस केस में हमारा TDS एप्लीकेबल होगा 194 क्यों? जो परचेज ऑफ गुड्स होता है उसके लिए हमारे पास में दो पार्टी होती है, एक होता है सेलर एंड दूसरा होता है हमारा बायर, ठीक है। ये हमारी रिक्विजिट रिक्वायरमेंट है ट्रांजैक्शन एज अ परचेज करने के लिए। कंडीशन ऑफ परचेज जो है वो फुलफिल नहीं होती है इन केस ऑफ द ब्रांच ट्रांसफर के केस में, जो हमारी परचेज की कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है, इस वजह से ब्रांच ट्रांसफर में ये जो प्रोविजन है ये एप्लीकेबल हमारा नहीं होगा। अब जो क्रेडिट नोट का ट्रीटमेंट है वो हमारा क्या होगा इस वाले प्रोविजन के लिए? After the rollout of the GST, the burden of issuing the credit note, debit note on the seller of goods only, and as the tax has to be computed on the purchase value and the amount credited। ये जो सेक्शन बार बार कह रहे हैं ये सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होता है? परचेज वैल्यू और अमाउंट क्रेडिटेड, उसी पर ही ये एप्लीकेबल होता है। Any adjustment made to the ledger of the buyer by entering the credit note issued by the seller will not have any impact on the tax to be deducted until it affects the purchase value directly। जब तक कि ये परचेज वैल्यू को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा और कोई भी हमारा इम्पैक्ट होता है, कोई भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है या एडजस्टमेंट होती है बायर के लेजर में, तो उसके ऊपर हमारा ये TDS का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इससे हमारे परचेज वैल्यू को डायरेक्टली कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी वजह से क्रेडिट नोट हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अभी इसके ऊपर कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन नहीं आई है गवर्नमेंट की, जब कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन आएगी उसके हिसाब से फिर हम डिसीजन लेंगे। व्हाट शैल बी ट्रीटमेंट ऑफ डेबिट नोट इशूड बाय द सेलर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ TDS, ठीक है। इसमें है कि डेबिट नोट का ट्रीटमेंट, क्या डेबिट नोट पर हमें TDS लेना है? डेबिट नोट से जो है हमारी परचेज की वैल्यू इंक्रीज होती है, इसी वजह से सेम शुड बी कंसीडर फॉर कैलकुलेशन ऑफ TDS, तो हम उसको कंसीडर करेंगे TDS की कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो बायर और सेलर एंड बायर अगर उनकी मल्टीपल यूनिट्स है, ठीक है, मल्टीपल यूनिट्स है, तो परचेज मेड फ्रॉम और बाय यूनिट्स नीड टू बी एग्रीगेटेड। तो जो हमारी लिमिट है 50 लाख के लिए, क्या वो जो लिमिट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम कैसे देखेंगे? थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 50 लाख की वो कंप्यूट की जाती है इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईच पेन, एक पेन की देखी जाती है, ठीक है, चाहे आपकी मल्टीपल यूनिट्स क्यों ना हो, तो सभी यूनिट्स का टोटल करके
करके ही हम जो है 50 लाख की लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, टीडीएस इज एप्लीकेबल ऑन द इंपोर्ट ट्रांजेक्शन पर क्या टीडीएस एप्लीकेबल होता है? नहीं होता है, क्योंकि द ऑब्लिगेशन, जो टीडीएस को डिडक्ट करने का ऑब्लिगेशन हमारा सिर्फ तभी अराइज होता है व्हेन द पेमेंट इज मेड टू द रेजिडेंट सेलर। सेलर जो है वो हमारा रेजिडेंट होना चाहिए। अगर इंपोर्ट की ट्रांजैक्शन है तो उस केस में सेलर जो है वो नॉन रेजिडेंट हो जाता है। इसी वजह से बायर विल नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट द टीडीएस, को डिडक्ट करने का उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टीडीएस टू बी डिडक्टेड ऑन द परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी पर हमारा टीडीएस एप्लीकेबल होगा? गुड्स का मतलब जो है वो गुड्स का मीनिंग अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में जो दिया है, गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सा आता है में? सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, सब्जेक्ट टू दी कुछ सर्टेन एक्सेप्शन और इंक्लूजन होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो नॉट बी ट्रीटेड एज द गुड्स, उसको हम गुड्स में ट्रीट नहीं करते हैं। इसी वजह से जो टीडीएस है वो हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी में। ठीक है, जो हमारी परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स है, क्या उसके ऊपर 194Q एप्लीकेबल होता है? होगा, यस, क्योंकि 194Q जो है वो अप्लाइज टू ऑल परचेज ऑफ ऑल गुड्स, सभी गुड्स की परचेज पर, चाहे वो कैपिटल है चाहे वो रिवेन्यू है। ठीक है, वेदर द एडिशनल और अलाइड एंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो होते हैं, क्या वो परचेज ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स का पार्ट हम ट्रीट करेंगे? अगर where these expenses have been reflected in the purchase invoice itself, अगर ये सारे expenses जो है वो हमारे purchase invoice में reflect होते हैं तो हमें ये purchase value का part हम treat करेंगे और उसके ऊपर TDS हमारा deductible हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसके लिए हम separate invoice लेते हैं, separate invoice में हम उनको दिखाते हैं, तो उस केस में वो हमारा purchase value का part नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे purchase के बिल में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द परचेज वैल्यू फॉर रिडक्शन ऑफ द टीडीएस एंड फॉर कंप्यूटिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹50 लाख। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट जो हमारा टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन द पेमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जो हम इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करेंगे क्या उस पर हमें टीडीएस डिडक्ट करना है? जो हमारा टीसीएस का प्रोविजन आया था, टीसीएस का प्रोविजन अंडर सेक्शन 206C1H, उस केस के अंदर ये बोला गया था कि वो आउट ऑफ स्कोप है। जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांजैक्शन है, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, इन सब को जो टीसीएस का प्रोविजन आया था सेक्शन 206C1H, इन सबको उससे बाहर रखा गया था, मतलब उनके ऊपर टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यही सारे रैशनल को देखते हुए तो हम क्या कर रहे हैं कि CBDT में अलाउ अ सिमिलर एग्जेम्पशन फ्रॉम टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q, क्योंकि उनके ऊपर टीसीएस का सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है अंडर सेक्शन 206C1H। इसी वजह से ये इनके ऊपर भी हमारा टीडीएस का सेक्शन 194Q भी एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक कि कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन नहीं आती है गवर्नमेंट की। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, अगर हम परचेज करते हैं सॉफ्टवेयर की, क्या उस पे 194Q एप्लीकेबल होगा? जो एक टाटा कंसल्टेंसी का डिसीजन आया था, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑफ द टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हेल्ड दैट द कैनेट सॉफ्टवेयर्स आर द गुड्स। उन्होंने माना था जो कैनेट सॉफ्टवेयर है वो गुड्स है एंड एज सच द एक्सेसिबल टू द सेल टैक्स, और उसमें सेल टैक्स हमारा लगता है। हेंस द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिडक्ट द टीडीएस, पहले हमें ये डिसाइड करना है कि जो परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर है वो परचेज ऑफ गुड्स है या फिर परचेज ऑफ सर्विसेज है। अगर वो परचेज ऑफ सर्विसेज आता है तो उस केस में 194J हमारा लग जाता है, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज वाला सेक्शन, तब ये 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर को हम ट्रीट करते हैं परचेज ऑफ गुड्स, तो उस केस में वो गुड्स की डेफिनेशन में आ जाता है, तो उस केस में हम जो टीडीएस डिडक्ट करेंगे वो अंडर सेक्शन 194Q हम डिडक्ट करेंगे। ठीक है, इतना ही, जो भी हमारे डाउट्स थे जितने भी होप्स आपके क्लियर
हो गए होंगे इस 194Q से रिलेटेड। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन। और जो भी हमारी टीडीएस से रिलेटेड टीडीएस का 194Q का जो डिक्लेरेशन फॉर्म है और इसके ऊपर जो और फर्दर क्लैरिफिकेशन है, उनके जो वीडियो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।